ड्रामा के स्टार्ट में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर डॉक्टर झुइंग बाहर निकलती हैं। कहती हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सब लोग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर झुइंग होती हैं कहती हैं कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना पेरेंट्स ना पार्टनर्स। मैं तो एकदम ही अकेली हूँ। उसे भूख भी लग रही होती है, अपने पेट पर हाथ रखती है और अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। होश आता है तो वो देखती है वो कहीं और पर है, किसी को किस कर रही है। कहती है कि अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गई और ये आदमी कहाँ से आया। वो देखकर हैरान रहती है कि चारों तरफ का नजारा बदल चुका है। कहती है ये कैसी सिचुएशन है, मैं तो सिर्फ बेहोश हुई थी और यहाँ पर कैसे आ गई। पता चलता है जो सामने है उनका नाम है प्रिंस जिंग। बहुत ही ज्यादा उनको हॉटनेस फील हो रही थी। कहती है ये सब क्या कर रहे हो, देखो प्लीज इस तरह की चीजें मत करो। उसको चक्कर आने लगता है। पता चलता है कि उसका नाम यून है, जो कि बहुत ही पागल लड़की बनी है। टैन मिंगफेन की बेटी है, जो कि डाली टेम्पल के ऑफिशियल हैं। कि अभी उसकी शादी की उम्र हो गई ना, तो उसका एक ही सपना है कि बहुत ही हैंडसम लड़के से शादी करूं, क्योंकि उसके पास अक्ल कम थी। इसी वजह से लोग उस पर हंसते भी थे। तभी उसकी पहली नजर प्रिंस जिंग पर पड़ी और पहली नजर में उसे प्रिंस जिंग से प्यार हो गया। थी मुझे इसी से शादी करनी है। प्रिंस जिंग से कहती है कि आप अकेले हैं, आपकी शादी किसी से हुई है या नहीं हुई है। प्रिंस जिंग देखकर उसको इग्नोर कर देते हैं। तभी उसके फादर आ जाते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को माफ कर देना, इसके पास थोड़ा सा दिमाग कम है। कहती है नहीं नहीं फादर, मुझे मिलना है, कितना हैंडसम है। प्रिंस जिंग के लिए कंकुबाइन चुनी जाने वाली थी। इसी वजह से इस पागल लड़की ने भी अपने लिए खुद ही एक जाल बिछाया, जिसमें प्रिंस जिंग को फंसाया और वहां पर उसे ड्रग दिया कि उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी तो वो उससे शादी हो जाएगी। ये कहती दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। उसकी दासी जुएर दरवाजा खोलती। कहती आप तो सोना चाहती थी ना, तो आप उठकर क्यों चली आई। कहती है देखो मैं इस तरह नहीं सो सकती। कहती है कि और मगर मैं अगर यहाँ पर सोई ना तो हम लोगों को सजा भी मिलेगी। कहती है कि सजा मिलेगी लेकिन आपकी शादी तो हो जाएगी ना। कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। दरवाजा खोलने चलती तो देखती है बाहर तो पूरा दरवाजा बंद है। कहती है मतलब किसी ने हम लोगों के खिलाफ और भी चाल चल रखी है, चलो ना जल्द से जल्द भाग कर चलते हैं। कहती है लेकिन मिस जाएंगे कहाँ से, हम लोग इस दीवार को ना कूद कर उस तरफ जाएंगे। उसकी दासी जो है नीचे बैठ जाती है, वो उसी के ऊपर चढ़ जाती है। बाहर देखती है कि ये दीवार तो बहुत ऊंची है, लेकिन सामने उसे दिखाई देता है क्वीन मदर उसी साइड आ रही है बहुत तेजी से, वो भी कुछ आदमियों को लेकर। कहती है दरवाजा तोड़ो, देखे तो अंदर कौन है। कहती मिस अब क्या करेंगे। कहती चलो कहीं छुपते हैं। वो एक जगह पर जाकर छुप जाती। कहती मिस यहाँ पर हम लोग छिप नहीं पाएंगे, एकदम सामने से दिख रहे हैं। कहती चलो कहीं और पर छिपे। दूसरी जगह छिपती लेकिन वहां भी सामने से ही दिख रही थी। कहती मिस अब तो गए, अब तो गए, अब पकड़े जाएंगे। तभी क्वीन मदर अंदर आ जाती है। कहती कहाँ हो फॉक्स गर्ल, बाहर निकलो। सामने आराम से बैठी रहती है तो क्वीन मदर पूछती तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती कुछ नहीं क्वीन मदर, मैं तो बस यहाँ पर टहल रही थी, ये जगह काफी ज्यादा सुंदर लगी तो मैंने ज्वेर से कहा क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूं। आप लोग यहाँ पर क्यों आई हैं। वैसे आप लोग जिस भी मकसद से आई हूँ, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। क्वीन मदर कहती है रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों थी और प्रिंस जिंग कहाँ पर है। कहती प्रिंस जिंग, कौन सा प्रिंस जिंग, मैं तो किसी को नहीं जानती और ना ही मैं किसी से मिली हूँ। रुआन आ जाती। रुआन कहती है कि तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम प्रिंस जिंग से मिलोगी, उनके साथ नाइट स्पेंड करोगी, तभी तुम उनकी कॉन्कुबाइन बन पाओगी। मन में सोचती कि अच्छा तो तुम हो जिसके फादर मिलिट्री कैंप में है और इसी वजह कि आज हम दोनों फंस जाए। लेकिन इतना याद रखो कि मैं इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर तुरंत यून क्या करती है ना, रुआन का हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती थी, हमेशा मेरा साथ देती थी, तो आज ऐसे टाइम पर मुझे छोड़कर क्यों चली गई। कहती मैंने कब तुम्हारा साथ दिया और मैंने कब कहा कि तुम यहाँ पर आओ। कहती नहीं नहीं सिस्टर, झूठ मत बोलो, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती थी। रुआन कहती बस तुम एडमिट कर लो कि तुम आज प्रिंस जिंग के साथ यहाँ पर थी। कहती है कि नहीं मैं नहीं थी, मैं तो प्रिंस जिंग को जानती भी नहीं, हाँ मैंने बस उन्हें देखा है। कहती नहीं क्वीन मदर ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, इसने मुझसे खुद कहा था कि आज वो प्रिंस जिंग को यहाँ पर लाएगी। तब तक उधर से प्रिंस जिंग आ जाते हैं, जो यून की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। उस पर तो ड्रग हावी हो रहा था, बट उसने जाने से पहले ना एंटीडोट वहां पर रख दिया था ताकि प्रिंस जिंग ठीक हो जाए। क्वीन मदर कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत देर से देखा नहीं। कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रुआन जो है फंसाना चाहती थी बार बार यून को। कहती है कि क्वीन मदर रुक जाइए ना, आपको जो है प्रिंसेस से अच्छे से पूछना चाहिए कि ये लोग क्या सच में एक साथ थे। तब इस पर यून कहती है कि अरे यार मैं जो भी कहती हूँ तुम मान लेते हो क्या, मैं तो पागल हूँ ही। अगर मैं कह दूँ कि मैं मरने वाली हूँ तो क्या मर जाऊंगी क्या, तुम उसको भी मान लोगी। यहाँ पर रुआन कहती है कि इसको मारो यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसी हरकतें फिर से कर सकती है। जुएर कहती है मिस अब तो गई आप, अब आपको कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी यून का भाई आ जाता है वहां पर। कहता है कौन है जो मेरी बहन को मार सकता है। कह देखती है सामने, कहती है कि ये लिनलिन है मेरा बेटा, इतना बड़ा हो गया
यहाँ पर उसका बेटा और उसका भाई सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे फिर से चक्कर आ जाता है। तो उसे याद आता है कि जब लिन-लिन पैदा हुआ था ना, तो वो क्योंकि पागल थी तो उसे बेचने गई थी कि इसको ले लो, जितने भी पैसे इसके बचे हैं ना मुझे दे दो। उसका भाई वहाँ पर गया, कहता है कि तुम क्या कर रही हो? बोलो ना तुम क्या कर रही हो? कहती है कि ब्रदर ये मेरा बच्चा है, मैं इसे बेचूँगी। कहता है तुम्हारा बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है। सामने ये मेरा बच्चा बनकर बड़ा होगा ना कि तुम्हारा बच्चा। वो उसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर उसे पैसे भी नहीं मिलते। मन में सोचती है मैंने तो सच में इस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन फादर का तो पता ही नहीं। मैं पागल थी तो मेरे भाई ने मेरे बच्चे को अपना नाम दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बिग ब्रदर, अब से मैं अपने बेटे का पूरा ख्याल रखूंगी। वहाँ पर रुआन बार-बार फंसा रही होती है कि ये ना सस्पेंशन के घेरे में इसने प्रिंस जिन को ज़रूर ड्रग दिया था। छोटा बच्चा कहता कौन सा ड्रग, कैसा ड्रग, कोई ड्रग नहीं दिया मेरी आंट ने। तभी उसके फादर आ जाते हैं कि मेरी बेटी को कुछ मत करना। यून मन में सोचती है अब तो फादर भी आ गए हैं, आज मेरा खात्मा निश्चित है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि उसके फादर, ब्रदर और उसका बेटा तीनों मिलकर यून का साथ देते हैं कि उसकी बेटी को कोई कुछ नहीं कर सकता, हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। मेरी बेटी को तुम लोग फंसा रहे हो। कहते किंग जी माफ करिएगा कि मैंने आपके बारे में बोला, लेकिन मैंने सच में आपके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुआन कहती इसकी पॉकेट में देखिए, जरूर इसने ड्रग वहीं पर छिपा रखा है। जैसे वो लोग ड्रग देखते हैं तो कहती है तो स्वीट है, खाकर देखो। कहती है स्वीट है क्या, सच में ये स्वीट है? कहती है हाँ। यहाँ पर आपको इन मदर को गुस्सा आता है और रुआन से कहती है आज के बाद मेरा टाइम वेस्ट मत करना। अब यहाँ पर यून डर रही होती है कि फादर ने सबके सामने तो उसको देख लिया, लेकिन कहीं अब उसे डांटे ना। उसके फादर कहते हैं चलो घर पर बात करेंगे। घर जाते ही देखती है कि कितने गरीब है ये लोग। कहती है कि ब्रदर आप लोग यहाँ पर रहते हैं? कहते हैं हाँ क्यों, पहली बार आई हो क्या जो इस तरह की बातें करो? कहती है नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मन में सोचती हूँ मैं इतनी गरीब घर में आ गई, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पर उसका भाई उसे बहुत डाँट रहा था कि नील डाउन हो जाओ जल्द से जल्द, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम लोगों की बहुत बेइज्जती हुई है। जोया नीचे बैठ जाती है कि मेरी मिस को माफ़ कर दीजिए, मेरी मिस को माफ़ कर दीजिए, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तब उसके फादर कहते हैं पहले डॉक्टर को लाओ ताकि मेरी बेटी को वो देख सकें कि वो ठीक है या नहीं है। वो नीचे बैठ जाती है, कहती फादर आज के पहले मैंने जितनी गलतियाँ की है ना उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। तो उसके फादर ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सामने से बस दिखा रहे होते हैं कि वो अपनी बेटी को बहुत डाँट रहे हैं। जाते हैं उठकर कहते हैं रे रे नहीं नहीं उठ जाओ उठ जाओ। तो उसका भाई इशारा करता है अपने फादर की तरफ कि अभी इसको इतना लाड प्यार मत दिखाओ। तो उसके फादर फिर से बैठ जाते हैं कि तुमने ये जो भी किया है ना उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, चलो चुपचाप बैठी रहो। कहती फादर प्लीज प्लीज इस बार माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसका भाई गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके फादर कहते हैं उठो उठो चलो, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम आगे से ऐसी गलती मत करना। कहती है ठीक है फादर गलती नहीं करूंगी। लेकिन उसके फादर को चक्कर आ जाता है तो हाथ चेक करती है। पता चलता है कि फैमिली बहुत पुअर है, इसकी वजह से उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसके फादर को चक्कर आता है। कहती है फादर आपकी जान बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारी ज्वेलरी निकालती है जितनी आज तक उसने कहीं ना कहीं से इकट्ठा की थी, लेकिन तब भी उसे कुछ ज्यादा नहीं मिल सकता था। तभी वो एक कोट जो बहुत महंगा था उसको लेकर मार्केट की तरफ जा रही होती है। तो उसकी दासी आती है, कहती है आप फिर से घर से भाग रही हो, प्लीज इस तरह घर से मत भागिए। मैं घर से नहीं भाग रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ कुछ काम के लिए, इसको बेचूंगी और उससे कुछ पैसे लाऊंगी। जाती है मार्केट, कहती है देखिए इससे कितना सामान मिलेगा। वो सारा सामान देखता है तो आधी ज्वेलरी तो तुम्हारी टूटी हुई है, इसकी वजह से तुम्हें 100 टेल्स मिलेंगे। तो कहती है 100 टेल्स, एक सिर्फ ब्रेसलेट का कीमत 100 टेल्स है। कहता है फिर जाओ कहीं और बेच लो। कहते हैं नहीं नहीं ठीक है यही दे दो। तो वो उसका हाथ चेक करती है, कहती है देखो तुम्हारी किडनी ना फेल होने वाली है, मैं तुम्हारे ये मेडिसिन दे सकती हूँ जिससे तुम एकदम ठीक हो सकते हो, इसके इलाज के मैं तुमसे पैसे लूंगी। कहता है ठीक है ले लो पैसे, मैं तुम्हें 20 टेल्स दे दूंगा। वहां पर वो उसके लिए अच्छा सा खाना मंगवाती है, कहती इसे खाओ और ये दवा मंगा कर भी खाओ। कहता है ठीक है तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगा। उसे पैसे तो मिल गए थे, लेकिन उससे वो अपना पेट भरे या घर वालों का पेट भरे। सामने देखती है कि मीट बिक रहा है, कहती है चलो ले लेती हूँ। वो सबसे लो लेवल का मीट होता है जिससे कुछ भी बनाना आसान नहीं था उस एरा में। कहती है आप मुझे दे दीजिए। वहां पर ना वो जितने भी पैसे मिले थे उससे ले लेती है। इस दुकानदार ने भी उसे महंगे में बेच दिया था। कहता है देखा देखा इसे मैंने बेवकूफ बना दिया। वापस जैसे ही लाती है तो ज्वेल कहती ये क्या ले आई, इसे कोई नहीं खाएगा। कहती कोई बात नहीं खाना मैं बनाऊंगी, बस तुम इसे अच्छे से धुल दो। कहती लेकिन मैं मिस सच में बता रही हूँ इसे कोई नहीं खाएगा। वो एक एक चीज को काटना शुरू करती है और
बहुत अच्छे से चॉपिंग वगैरह करती है। जब बनाती है ना तो स्मेल इतनी अच्छी होती है कि ज्वेल भी देखकर खुश हो जाती है कि मेरी सास तो आपने कमाल कर दिया। और उसका बेटा लिन-लिन आता है ना तो इतनी अच्छी स्मेल सूंघता है, लगता है फादर आज कुछ अच्छा बना है। जैसे ही तीनों घर जाते हैं इतना अच्छा खाना देखकर ना उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है। यून का भाई कहता है मैं तो तुम्हारे हाथ का खाना खा भी नहीं सकता। कहते ब्रदर मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, आप लोग खाकर तो देखिए। उसके फादर इतना डर रहे होते हैं कि ये पता नहीं कितना गंदा खाना बनाई होगी। कहती है कि फादर आप एक बार खाइए तो अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर उसका भाई कहता है फूड वेस्ट करने के लिए बनाया है क्या, इतनी मेहनत की तो सब कुछ किया, फूड भी वेस्ट हो जाएगा। कहती है ठीक है फिर मत खाइए, मैं ही खा लेती हूँ। उसके फादर जैसे एक बाइट लेते कहते वाह इतना अच्छा मैंने कभी नहीं खाया, खाओ खाओ तुम भी खाओ। सब एक एक करके खा रहे होते हैं। जैसे उसका बेटा खाता है कहता वाह ये तो अच्छा है, डिलीशियस है। लेकिन उसका भाई अभी भी मुंह बना रहा होता है कि मैं तो नहीं खाऊंगा। कहती ब्रदर एक बार ट्राई करिए। जैसे उसका भाई खाता है कहता वाह अच्छा तो है। धीरे धीरे पूरी प्लेट वो लोग खत्म कर देते हैं। दूर से ना वो बहुत ज्यादा हंस रही होती है। तो यून थी आज अपने बेटे के लिए ना एक जेडे लाई थी कि आंट आप मुझे ये जेडे क्यों दे रही हैं। कहती है क्योंकि तुम्हारे पास ये होना जरूरी है ना। पहले तो वो नहीं ले रहा होता है लेकिन जब उसके फादर कहते हैं ले लो तो वो ले लेता है। यहाँ पर सबका पेट भर चुका होता है। कहते हैं उसके फादर की मुझे तो यकीन नहीं रहा कि मेरी बेटी इतना अच्छा खाना भी बना लेती है। इस पर यून कहती है फादर मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। उसके फादर कहते हैं हाँ कहो। कहती है फादर मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, इसी वजह से मैं कोई ना कोई बिज़नेस करना चाहती हूँ ताकि हर रोज़ कुछ ना कुछ पैसे कमा सकूँ, लेकिन मुझे ना अभी उधार चाहिए। कहता है कितना उधार चाहिए? कहती है फादर जितना हो सके ना उतना दे दो, मैं जल्द ही वापस कर दूँगी। उसका भाई कहता है हाँ, तुम पहले भी सारे पैसे गँवा चुकी हो, अभी भी गँवा दोगी। मैं तुम्हें एक पैसे भी नहीं देने वाला हूँ। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूँगा। और भी उसको पैसे देते हैं। कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि तुम पहले वाली यून हो। मुझे लगता है तुम काफ़ी बदल चुकी हो और आज खाने में बिल्कुल स्वाद तुम्हारी माँ के जैसा था। कहती फादर मैं हर एक चीज़ की कोशिश करूँगी कि आज के बाद कोई भी तकलीफ़ ना हो। इधर वो सारे पैसे एक जगह पर रखती है कि अब मुझे अपने फादर के लिए ना एक घोड़ा खरीदना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ आगे का सोचूँगी। तक वहाँ पर उधर से लिन-लिन आ जाता है। कहती है लिन-लिन यहाँ पर आओ, आ जाओ मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ। कहता है कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं? आप जैसी थी ना वैसी ही रहिए, बिल्कुल बेवकूफ़। कहती है क्या मैं सच में बेवकूफ़ थी? कहती है कि ठीक है आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड बनाऊँगी, तुम्हारी केयर भी करूँगी। कहता है कि सच में? वो उसे नहलाने लगती है, इधर बाहर निकलती है, कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे तो हैं। उधर से रोआन आ जाती है उनकी बेइज्जती करने के लिए। कहती है कि मैंने ब्रदर से तुम्हारे कह दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें घर के अंदर ही रखा करे। कहती हाँ तो हमने तो मेरे भाई को भड़का ही दिया है, लेकिन इतना याद रखो कि ये भाई मेरा है। पर उसका भाई रुआन की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और कहता है आज के बाद मेरी बहन को तंग मत करना, ये तुम्हारी फ्रेंड है, इसी वजह से मैंने तुम्हारी बात सुन ली वरना कभी भी ना सुनता। भाई उसका अपनी बहन को लेकर चला जाता है। रुआन का प्लान फेल हो जाता है। उसका भाई छड़ी लेकर बैठा हुआ होता है। कहता है ये बताओ कि तुमने सच में कुछ गड़बड़ किया है? कहती है कि नहीं भाई मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है। उसका भाई वहां से जाने लगता है। कहती भाई मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, प्लीज बिना खाना खाए मत जाना। मन में तो उसके भाई को बहुत हंसी आ रही होती है, लेकिन सामने से दिखा रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना है। कहती भाई प्लीज। कहते अच्छा ठीक है टाइम से आ जाऊंगा तो खा लूंगा। इधर अब लिन लिन को पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है यून ने ले ली थी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कहता नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारे हाथों से। और वो थोड़ा सा अजीब सा भी बिहेव कर रहा था। तब यहाँ पर यून जोर से कहती है कि क्या हुआ है। लिन को बताती है कि बचपन से ही लिन के ऊपर बहुत प्रेशर है कि आगे चलकर ना वो स्कॉलर बनेगा, जिसकी वजह से उसे दिन रात पढ़ाई करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, अच्छा खाना भी नहीं खाना है। वो जेडे को देखकर रो रहा होता है कि सच में आप बिल्कुल मेरी मदर जैसी हैं। उसकी यून लेकर जाती है खाना कि खा लो। कहता है नहीं मुझे खाना नहीं खाना है। अचानक से यून की नजर पड़ती है कि उसे बॉडी पर बहुत चोट लगी है। कहती किसने मारा तुम्हें, बताओ ना किसने मारा। कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। कहती बताओ ना प्लीज मुझे बताओ। कपड़े उठाकर देखती है तो पूरी बॉडी पर चोट के निशान होते हैं। वो रोने लगता है। जाती है कहती है लिलिन चलो कपड़े उतारो मैं दवा लगा दूं। कहता है नहीं मैं कपड़े नहीं उतारूंगा, ना ही किसी को बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। कहती है प्लीज लिलिन का उतारो ना। कहते हैं कि मैंने कहा ना मुझसे दूर हटो, तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो, तुम तो पागल हो ना, और मेरी इस तरह केयर मत करो। कहती है नहीं मैं सच में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हारी बहुत केयर करना चाहती हूँ। कहता है लेकिन हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि जो कोई मेरा इलाज करा सके। वो खूब तेज से रोने लगता है। कहती है बच्चे रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आज के बाद से मैं तुम्हारी पूरी केयर करूंगी। उसको पकड़कर बहुत रोता है। कहता है लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं आंट, सच में बहुत परेशान करते हैं। कहती है अब रोने की जरूरत नहीं है, अब जो तुम्हें रुलाएगा ना उसे भी रोना पड़ेगा।
चलो जल्द से जल्द खाना खा लो। इधर सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर यून ने ना जो है लिनलिन से वादा किया था कि वो उसे बाहर लेकर जाएगी और उसे घोड़ा दिलाएगी। मन में लिनलिन गुस्सा कर रहा होता है कि मुझसे कहा था कि घोड़ा दिलाऊंगी और यहाँ पर दूसरी ही बात कर दी। कहती चिंता मत करो, तुम्हें लेकर चलूंगी मैं। लेकिन इस तरह वहां पर पूरा प्लान को एक्सपोज नहीं कर सकती थी ना। कल पक्का चलूंगी। सुबह वो उसको स्कूल भेजती और कहती चिंता बिल्कुल मत करना, जो भी तुम्हें बुली करे ना मुझे बता देना। इधर बहुत देर तक बैठी होती है लेकिन अभी तक लिनलिन नहीं आया हुआ होता है। कहती है कि अभी तक लिनलिन आया क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, सारा खाना पैक कर दो, मैं उसके लिए लेकर जाऊंगी। वहाँ पर स्कूल पहुंचती है तो उधर अंदर ना लिनलिन को सारे बच्चे परेशान कर रहे होते हैं कि तुम्हारी तो मदर भी नहीं है, बस फादर है, पता नहीं तुम किसके बच्चे हो। स्टूपिड हो एक नंबर के, हम लोगों के बीच पढ़ने आ गए। हम लोग कोई मंत्री का बेटा है, कोई मजिस्ट्री का बेटा है, यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं हो, तुम तो गटर में रहने के लायक हो। लेकिन उधर से तब तक यून सुन लेती है कि आवाज आ रही है लिनलिन की। दो बच्चे लिनलिन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मार रहे होते हैं। जो जेडे होता है वो भी तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब उसे अपनी आंटी की याद आती है। पहले वाली आंट की अगर उसने जेडे तोड़ दिया ना तो उसकी आंट उसको बहुत मारेंगी। फिर से जो मेरी आंट इतनी अच्छी हो गई फिर से बुरी ना हो जाए। वो बहुत देर देर से रोता है कि मुझे माफ कर देना आंट की, मैं आपका जेडे नहीं बचा पाया। वो नीचे सारे लड़के कहते हैं नील डाउन हो जाओ। सामने से आती है, कहती है ये सब क्या चल रहा है और तुम्हें इस तरह किसने मारा। वो नीचे धक्का दे देती है लड़के को जो उसे नील डाउन कहने के लिए कह रहा होता है। कहता है वो छोटा सा बच्चा कि इतना याद रखो कि ये यंग प्रिंस है, तुमने यंग प्रिंस को धक्का मारा है, तुम्हें सजा मिलेगी। कहती है जाओ जाओ, जिसको सजा देना है मुझे दे देना। लिनलिन कहता है आप मेरी वजह से आंट मत लड़िए ना, ये लोग बहुत ही कैपेबल हैं, आपको सजा मिलेगी। कहती है मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ लेकिन कोई मेरे घर के बच्चे को मारे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम यहाँ पर अब पढ़ने नहीं आओगे, जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, अब से मैं तुम्हें घर पे पढ़ाऊंगी। ऊपर से हम देखते हैं कि प्रिंस जिन और उनकी बेटी देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं प्रिंस जिन अपनी बेटी से क्या तुम यहाँ पढ़ना चाहोगे। कहती है नहीं नहीं फादर, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहूंगी, ये स्कूल तो बहुत बुरा है। इधर घर पर आकर उसे दवा लगा रही होती है। कहता मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहते हैं ठीक है एग्जाम आने वाले हैं, आज के बाद से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम वही पढ़ोगे। कहते हैं ठीक है। कहते हैं हाँ रिग्रेट बिल्कुल भी मत करना, इतना याद रखना कि तुम पागल नहीं हो। और वहाँ पर उसे हंसाने की कोशिश करती है। कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर गई थी, खाओ। वो दोनों लोग एंजॉय करते हैं। कहते हैं कि आंट आप तो बहुत ही डिलीशियस फूड बनाती हैं। और सामने से उसका भाई आ जाता है। कहता है कि ये बताओ स्कूल में क्या हुआ, ये लिनलिन ने यंग प्रिंस को क्यों मना। कहता है कि फादर आप प्लीज आंट को कुछ मत कहिए, आंट ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने मुझे बहुत बुली किया था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। सामने उसका भाई बैठ जाता है। कहता है मुझे सब दिखाई दे रहा है कि ये तुमको बिगाड़ रही है। कहता है नहीं। कहती नहीं भाई सच में इसे ना लोगों ने बहुत बुली किया। कहते क्या तुम बताओ तुम्हें बुली किया गया। कहता हाँ फादर मुझे बुली किया गया। जब उसके कपड़े निकाल कर उसके फादर देखते कहते हैं कि ये क्या हुआ। कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहती है कि ब्रदर मैं अब लिलिन को पढ़ाना चाहती हूँ। कहते ठीक है, मुझे पहले तो भरोसा नहीं था लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अब ये तुम्हें पढ़ा लेगी। इधर वो अपने फादर का इलाज कर रही होती है। उसके फादर बोलते हैं तुमने ये सब कहाँ से सीखा। कहते फादर उसकी टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो कि मैं आपको सही कर सकती हूँ। कहते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तुम ठीक हो गई हो। इधर वो अपना काम करती और लिनलिन को साथ में पढ़ाती, उसकी हैंड राइटिंग को भी सुधारती, उससे फ्यूचर क्वेश्चन पूछती जो जैसे ओलंपिक में वगैरह में पूछे जाते। मदर ये आपने कहाँ से क्वेश्चन पूछे, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। दूसरे दिन वो दोनों फिर से मार्केट जा रहे होते हैं। कहती है कि एक दिन जब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे ना तो बहुत कुछ खरीदेंगे। जाती है वहां पर उसी आदमी के इलाज करने के लिए और उसे खाना भी देती है। तो वहां पर उसे वो फिर से पैसे देता है। कहता है कि मुझे थोड़े और पैसे ले लो। कहती नहीं नहीं, जितना मैं इलाज करती हूँ उतने ही पैसे लूंगी। उससे पहले वो कैंडी खरीदती है उसके लिए। रास्ते में प्रिंस जिंग अपनी बेटी को लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर यून को ना बहुत गलत फहमी हो जाती है कि ये राजा है तो किसी को भी जमीन पर गिरा कर चला जाएगा और जो कैंडी बेच रहा होता है उसकी कैंडी गिर गई होती है। रास्ते में वो कुचलते हुए लोगों को जा रहे होते हैं कि कितना क्रूएल इंसान है। लेकिन यहाँ पर जो लिंडन होता है वो कहता है मुझे लगता है कि प्रिंस जिंग की बेटी बीमार है, इसी वजह से वो इतनी तेजी में गए हैं। कहते हैं मुझे क्या पता बीमार है कि नहीं है, लेकिन इस तरह लोगों को कष्ट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। इधर घोड़े वाली शॉप पर जाते हैं तो वहां पर घोड़े के जैसे रेट पूछते हैं। तो इस पर यून कहती है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 100 टेल्स थे, घोड़ा 300 टेल्स का था। कहती है कि ये अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी। सामने से रुआन आ जाती, कहती है उफ एक गरीब लोग कुछ भी खरीदने के लिए आ जाते हैं। कहती हाँ तुमने इतनी गरीबी जो फैला रखी है, सारा पैसा तो खुद हड़प लेती हो तो हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा ना।
रुआन कहती इतनी हिम्मत तुम्हारी, कहती हाँ। पीछे से दुकानदार के पास जाती है, कहती मैं एक चाल चलूंगी, बस आपको उसमें मेरा साथ देना है। तो यहाँ पर रुआन पूछती है कि ये घोड़ा कितने में ले रही थी, कहती मैं तो 500 टेल्स में ले रही थी। तो रुआन कहती ठीक है मैं 600 टेल्स दूंगी। कहती क्या 600, मैं 700 दूंगी। यहाँ पर पैसे बढ़ते जाते हैं, रुआन ना गुस्से में पैसे बढ़ा रही थी और इसका सारा फायदा मिल रहा था यून को। लास्ट में ऐसा होता है कि रुआन उस घोड़े को खरीद लेती है और यून चुपचाप हंसा करती है। लिन कहता है कि आंट आपने ये क्या किया, कहती है एक तरह की चाल है जो आगे चलकर मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी ताकि तुम्हारी ये ओन एबिलिटी को जगा सके। वापस जाती है दुकानदार के पास और आधा आधा पैसा दोनों लोग बांट लेते हैं और वो घोड़ा भी ले लेती है। कहता है आपने तो मेरा बहुत फायदा करवा दिया। यहाँ पर लिन को क्या लग रहा था ना कि वो उसके लिए घोड़ा खरीदा गया, वो बहुत खुश हो जाता है। घर आते ही वो कहती है कि जुए को मैं फिश लेकर आई हूँ, वो बहुत लो लेवल की फिश होती है। कहती है मिस ये कोई नहीं खाएगा, कहते हैं तुम बस जाकर साफ करो, नहीं पैसे बचे थे। कहता है कि ग्रैंडफादर देखो आंट ने मेरे लिए घोड़ा खरीदा है। कहते वाह क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा घोड़ा खरीदा, ये कैसे खरीदा। वो अपने फादर को ना कान में आइडिया बताती है खाना खाते ने। कहते वाह क्या बात है, तुमने तो इतना अच्छा डिलीशियस फूड बनाया है। पीछे पूरे टाइम लिन ना सिर्फ उस घोड़े के साथ ही जुटा हुआ होता है, उसे गाजर खिलाता है। कहती है लिन आकर खाना खा लो, उसके बाद घोड़े के साथ खेलना। कहती फादर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको इस घोड़े से बहुत सारा काम करने को मिल जाएगा। मन में सोचता है लिन कि अच्छा तो ये ग्रैंडफादर के लिए घोड़ा खरीदा था कि मेरे लिए, आंट ने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे लिए घोड़ा था ही नहीं। कहता आंट आपने ऐसा क्यों किया। कहती है नहीं तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए है। जितने भी पैसे बचे हुए होते हैं ना, थोड़े पैसे अपने भाई को देती है, थोड़े अपने फादर को देती है। कहती है कि फादर और जितने पैसे ना आप इसका एक कैरेज ले लीजिएगा। कहते हैं कैरेज लेकिन इतने पैसों में आ जाएगा। कहती है कि हाँ फादर, आपको मैं डाली टेम्पल रोज खाना भिजवाऊंगी, ऐसे तो आप भूखे रह जाते हैं जिसकी वजह से आप कमजोर हो रहे हैं। कहते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। राजा के सामने जितने भी मंत्री थे ना, सब कह रहे थे हमारी सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। तो राजा को ये सारी चीजें बहुत उबाऊ लग रही थी कि ये लोग एक बात से आगे बढ़ते ही नहीं। राजा होते मिंगफेन से कहते तुम बताओ कि क्या किया जाए। कहते हैं मुझे लगता है कि आपको जब सब सही लगे तब आप सैलरी बढ़ाइएगा। कहते चलो लंच टाइम हो गया, सब लोग लंच लाओ। सब लोग खाना खा रहे होते हैं क्योंकि आज से पहले मिंगफेन के लिए कभी भी खाना नहीं आया था। सब कह रहे थे बेचारे के लिए कोई खाना नहीं है। आज पहली बार मिंगफेन कहते हैं कि मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी ने खाना भेजा है। वो जैसे ही खाना खोलते हैं ना तो सारी महक पूरे महल में फैल जाती है। मैजेस्टी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहते ये क्या है। पर मिंगफेन अपना खादर मैजेस्टी को भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैजेस्टी कहते हैं मैं खाऊंगा, स्मेल इतनी अच्छी आ रही। कहते आप मत खाइए ना, ये गरीब के घर का खाना। कहते कुछ भी हो मैं तो खाऊंगा। कहते हैं अच्छा अब आप खा ही रहे तो सूप के साथ खाइए। इतना अच्छा होता है कि वो खुश हो जाते हैं और बाकी मंत्री सारे जल रहे होते हैं कि इसके घर में इतना अच्छा खाना कौन बनाता है। इधर हम देखते हैं कि वो बिजनेस की शुरुआत अब जो है उसी आदमी के साथ कर रही थी ये यून, कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, जिसके पास जो इलाज है मुझे बताना, उसका पैसा हम लोग बांट लेंगे क्योंकि मैं अपनी दवाई की सप्लाई करना चाहती हूँ। इस तरह इसकी इलाज की चर्चा ना दूर दूर तक होने लगी थी। उसके इलाज की वजह से उसको पैसा भी मिलने लगा था। वो सोचती है अब अपने परिवार को वो अच्छे से जो है हैंडल कर पाएगी। अभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी ने ना उसके फादर से कहा था कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। जो मैजेस्टी थे उन्होंने जो यून की शादी थी ना वो प्रिंस जिंग से फिक्स कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो लड़की यहीं पर रहे, इतना अच्छा खाना जो बनाती है। लेकिन उसके भाई घर आकर बात ही नहीं कर पाते हैं कि मैं अपनी बहन से कैसे कहूँ। बात को घुमा रहे होते हो। लिन को हॉर्स से सीखना था तो बगल में एक लड़का रहता था जो प्रिंस जिंग का दोस्त था। वो घर आते हैं लिन को घुड़सवारी सिखाने के लिए, तभी सामने से यून आती है। कहती मैंने आपके लिए कुछ चीजें बनाई है, आप खा लीजिए। पहले तो वो मुंह बना रहे होते हैं कि इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही खाते खाते चले जाते हैं मीन्स जो उसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है ना वो भी खा लेते। कहती है अरे ब्रदर कवर तो हटा दीजिए। कहते नहीं नहीं ये तो बहुत ही डिलीशियस है, प्लीज और बना कर लाओ। वो और बना कर लाती है, वो पूरे खा जाते। कहते बाकी पैक कर दो, मैं नेक्स्ट डे खाऊंगा। अभी वो घर पर फिर से यून को पढ़ा रही होती है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा से नूडल्स बनाती हूँ। वो नूडल्स बनाने की तैयारी कर रही होती है और वो उसे जो है मैथ सिखा रही होती है। कहती इस तरह तुम टॉपर बन जाओगे। तभी वहां पर जुएल आती है। कहती आप ये क्या कर रही। कहती मैं अच्छे से नूडल्स बना रही हूँ। तभी फिर से ब्रदर आ जाते हैं और साथ में लेकर आए हुए होते हैं प्रिंस जिंग को। प्रिंस जिंग को देख कर कहती है कि ये अंधा है क्या जो यहाँ पर आ गया बिना किसी मतलब के आ गया, मुझे इसको देखकर ही गुस्सा आती है। तो ब्रदर कहते हैं कि तुम आज ज्यादा खाना बना लेना क्योंकि प्रिंस जिंग भी आए हैं। जाते हैं प्रिंस जिंग वहां पर बैठने तो देखते हैं कि लिन पढ़ाई कर रहा होता है। कहते हैं ये क्या पढ़ रहे हो। कहते हैं मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बता दो।
उसकी पढ़ाई देखकर तो प्रिंस जिंग भी हैरान रह जाते हैं कि ये इतनी उच्च लेवल की पढ़ाई कौन करा रहा है, कौन इतना स्मार्ट है। कहता है कि मेरी आंट पढ़ा रही हैं। कहते हैं अच्छा। और फिर से लिन कहता है कि बताइए ना प्रिंस कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, लेकिन प्रिंस जी कहते हैं मुझे खुद नहीं आता, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। ब्रदर कहते हैं लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम राइटिंग बनाना सीख लो। तब तक नूडल्स बन जाते हैं। कहते हैं कि लिन चलो आ जाओ खाना खा लो। वो प्रिंस जी को बुलाती भी नहीं है, लेकिन उसका भाई लेकर जाता है कि बैठिए खाइए। सामने बैठ जाती है और कहती है कि मैंने अंडे सिर्फ तुम्हें दिए हैं और किसी को नहीं दिए क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जैसे ही प्रिंस जिंग वो डिश खाते हैं ना एकदम खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी है। एक बाउल खाते हैं तो दो जो उसका ब्रदर होता है ना वो 3-4 बाउल खा जाता है। कहता और दो और दो। प्रिंस जिंग मन में सोचते हैं ला और लूं, लेकिन जैसे ही बाउल लेकर उठते हैं तो तुरंत ही ये नोट जाती है। कहती है अरे अरे आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप बर्तन क्यों रखने जा रहे हैं, मैं रख देती हूँ ना आपकी जगह। प्रिंस जिंग सनम के मारे बोल भी नहीं पाते कि मुझे एक और बाउल चाहिए। उसका दोस्त बोलता है अरे प्रिंस जिंग इतनी जल्दी पेट भर गए क्या, मैं तो 6-7 बाउल खा गया लेकिन पेट अभी भी नहीं भरा। वो लोग खाकर बाहर निकल जाते हैं। अंदर कहती है कि देखो इतना ज्यादा कबाड़ा मचा के गए हैं, अब मुझे ये सारी सब साफ सफाई करनी पड़ेगी। वो फिर से आती है, कहती है कि लीन आ जाओ दूसरा खाना खा लो क्योंकि तुमने वहां पर भी खाना नहीं खाया था। इधर हम देखते हैं उसका दोस्त पूछता है कि प्रिंस इन ना पता है यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्योंकि ऐसे तो आप यहाँ पर नहीं आएंगे। कहते हैं मुझे पता चला था कि जो यून है ये इनकी मेडिकल स्किल बहुत अच्छी है, चोरी छिपके लोगों का इलाज करती है, उसके बदले में पैसे लेती है। कि मैं बस आज उसके बारे में जानने आया था और आज मुझे पता भी चल गया कि इसके पास बहुत ही अच्छी मेडिकल स्किल है। मैं इससे बात करना चाहता हूँ। आगे आगे यून जा रही होती है, पीछे से मिस्टर जिंग कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करने मन में गाली दे रही होती कि बदतमीज कहेगा, मेरे पीछे पीछे आ रहा है थिएटर कहीं का, मैं तो इससे बात भी नहीं करूंगी और जो कुछ भी कहेगा ना मैं इसकी भी जरा सी भी हेल्प नहीं करूंगी। कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंस जिंग पीछे मुड़ते हैं। कहते हैं मुझे तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी है, तुम्हारे भाई ने घोटाला किया और बहुत ही जल्दी उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी सजा भी उसे मिलेगी। कहती मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा और मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। फिर से कहते हैं इतना याद रखो कोई भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। इधर वापस आकर वो बैठी होती है। कहती ब्रदर मुझे आपसे पूछना है, प्रिंस सिंह कह रहे थे कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। कहते नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम चिंता मत करो, अगर ऐसे कोई रूमर्स हैं भी तो कुछ भी मुझे नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से उसके भाई रिएक्ट कर रहे थे पक्का लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। शाम होते ही उसके फादर ना अपने बेटे को तेज से मारने लगते हैं कि मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि तुम घोटाला करो, क्यों किया ऐसा। जाती है यून, कहती क्या हुआ भाई मुझे बताओ ना। उसके फादर कहते तुम्हें सब जानने की जरूरत नहीं है। कहते जब आप लोग मुझे इस घर का रिश्ता नहीं मानते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर आप लोग मुझे बचाएंगे नहीं तो मैं आप लोग की हेल्प कैसे करूंगी। आगे मुड़ते हैं तो उसका 1 मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ। मैं मनी टैक्सेस के ऊपर काम कर रहा था लेकिन कुछ किसी ने मेरी सील चुरा कर हर जगह स्टैंप लगा दिया, इसी वजह से वो सारा इल्जाम मुझ पर आ गया और मैं बहुत ही जल्दी फंस जाऊंगा। अब क्योंकि सील मेरी लगी है तो सारा इल्जाम मुझ पर भी आएगा और मैं इससे बच भी नहीं सकता। कहती अगर ये बात थी तो मुझे पहले बता देते ना, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती। आप बताओ इतने टाइम पर मैं कोई रास्ता कैसे ढूंढूंगी। कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर फादर की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि सच में। कहती है कि नहीं आप लोग को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रिंस जिंग ने हेल्प करने के लिए कहा है। प्रिन होता है ना वो अपनी आंट को बता रहा होता है कि जो प्रिंस जिंग की बेटी है ना उसे हार्ट की इलनेस है, इसी वजह से वो बहुत ही परेशान रहते हैं। वापस आती है तो अपने फादर को ना खाना बना कर देती है कि मैजेस्टी का थोड़ा बहुत दिल जीत सके। आज उनके भाई बाहर गए ही नहीं थे काम करने के लिए क्योंकि जो इल्जाम लगा था इसकी वजह से सब निराश थे। अब प्रिंस जिंग से मिलने के लिए यून भाग कर जाती है। कहती है देखो मुझे तुमसे बात करनी है। कहता है हाँ बात कर लो, क्या बात करना है बताओ। कहती है तुम मेरे भाई के लिए क्या कर सकते हो। कहता है तुम्हारे भाई का अफेयर छोटा मोटा नहीं है, ले मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये जेडे रख लो। कहती है इस जेडे का मैं क्या करूंगी, गलतफहमी नहीं पालनी है, बस मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, तुम अपना काम बताओ। मैं अपना काम बता चुकी हूँ। कहते हैं ठीक है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम उसको ठीक कर सकती हो। कहती है ठीक है मैं कोशिश कर सकती हूँ। मन में सोच रही थी कि बदतमीज कहीं का बस हर टाइम ना फायदा ही ढूंढा करता है। ठीक है चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो लेकर जा रही थी और गुस्से में अपना उठती है, गिरती है नीचे और गिरती भी कैसे ना प्रिंस जिंग की पैंट पकड़ लेती है और पैंट सहित नीचे गिर जाती है। प्रिंस जिंग की पैंट खुल जाती है। कहती है ये क्या किया है तुमने, तुमने मेरी पैंट नीचे क्यों की। कहती है माफ करना मैं सच में पैंट नीचे नहीं करना चाहती थी। कहता है कि हो ही बदतमीज तो यही करोगी ना। कहती है माफ कर दीजिए। जाती है प्रिंस जिंग की बेटी को देखने को तो
मन में सोचती है कि ये बीमार तो नहीं लग रही है। कहती फादर फादर मैं ठीक हूँ, मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सी सिस्टर है? डॉक्टर ये मुझे बहुत पसंद है। मन में सोचती है कि अगर ये मुझे बोल रही है कि ये मुझे लाइक करती है तो सच में ये बहुत क्यूट है। तभी वहाँ पर दासी आती है, कहती है कि लो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई, तुम ये पी लो। इस पर प्रिंस सिंह कहते दूर हटो तुम, तो मैं मेडिसिन पिला दूंगा। जैसे ही मेडिसिन पिलाने चलते हैं तो इस पर यून रोक देती है कि 1 मिनट पहले मैं चेक कर लूँ फिर मेडिसिन पिलाओ। दासी कहती है ये मेरी बनाई हुई मेडिसिन है तो तुम इसमें क्यों ज्यादा दिमाग लगा रही हो? कहती मैंने कहा ना मैं यहाँ पर इलाज करने आया हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूंगी। छोटी बच्ची बोलती है कि फादर मुझे लगता है ना कि आंट मेरी बहुत अच्छे से केयर करेंगी। वो जो दासी होती है उसकी बहुत ज्यादा वो डर रही होती है, कहती है वही मेरा सारा इलाज करेंगी। जैसे ही नर्स चेक करती है कहती है कि मुझे अकेले में बात करनी है, लेकिन दासी वहां से जा ही नहीं रही होती है। कहती है कि मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तब इस पर प्रिंस जिंग चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, आप भी यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे सच में जो है इस बच्चे की अकेले में केयर करनी है। तब यहाँ पर प्रिंस जिंग कहते हैं बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो तो मुझे बता देना, मैं यहाँ पर ही हूँ। अगर तुम्हें जरा सी कष्ट पहुंचाए ना तो मैं इसका गला काट दूंगा। जैसे ही प्रिंस जिंग वहां से जाते हैं कहती ये बताओ ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? प्लीज मुझे बताना। तुम अपने कपड़े निकालो। अपने कपड़े नहीं निकाल रही होती है। कहती मैं नहीं निकालूंगी। कहती मैंने कहा ना कपड़े निकालो, तो मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है? कहती है मैंने कहा ना कि मैं नहीं निकालूंगी कपड़े। कहती है बस मुझे एक बार चेक करना है। वो उसे पहले थोड़ा सा हंसाती है, खिलाती है ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। कहती है कि आन मुझे कोई भी लाइक नहीं करता, उसके चेहरे पर ना कट के निशान होते हैं। ये सब किसने किया? बता देती है कि ये सब दासी ने किया है। वो मुझे बहुत परेशान करती है क्योंकि वो मेरे फादर से शादी करना चाहती है। अब बहुत ही तेजी से यून बाहर निकलती है। कहती होंग शॉको को पकड़ लो और उसे मौत की सजा दो। कहते क्या हुआ है? अब वहाँ पर तुरंत ही होंग शॉ को पकड़ लिया जाता है। वो डर कर तुरंत ही उनको पकड़ लेती है। कहती है आन मुझे इसके पास नहीं जाना है। कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी बेटी की तरह इसको पाला है। कहती अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हर रोज इसे प्रताड़ित कर देती ना। कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में नहीं किया। यहाँ पर प्रिंस जिंग कहते हैं बेटा तुम बताओ क्या सच में ऐसा हुआ? और उसको थप्पड़ मारा जाता है और जबरदस्ती उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। कहती आंट मुझे ना फादर के पास नहीं रहना, मुझे आपके पास रहना है। प्रिंस जिंग कहते अगर रहना चाहती हो तो ठीक है रहो। वापस आकर यून बहुत ही ज्यादा प्रिंसेस की केयर कर रही होती है। ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है। लिन को कहता है कि जब से ये आ गई आप मेरी केयर ही नहीं करती। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वो कहती फादर इसके साथ बहुत बुरा हुआ। इस पर उसके फादर गुस्सा रहे होते हैं कि ऐसा कौन बदतमीज हो सकता है जो इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा बिहेव करे। कहती हाँ फादर सच में आजकल ट्रस्ट ना बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर उसके भाई को बचा लिया गया था और उसके भाई अपना काम कर सकते थे। वापस जाती है, कहती देखो मैंने अच्छा खाना बनाया है। पहले अपने बेटे को चखाती है, फिर उसको कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इस पर यून कहती तुम्हें जलन हो रही है क्या? बच्ची होती है, कहती है कि आंट आंट अब मेरे फादर से शादी कर लीजिए ना, मेरे फादर कितने अच्छे। कहती नहीं मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी तुम्हारे फादर से। हाँ मैं तुम्हारी केयर जरूर करूंगी, कोई अंधा ही होगा जो तुम्हारे फादर से शादी करे। प्रिंस जिंग आ रहे होते हैं, ऐसी बात सुनकर वापस ही चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों खेल रहे होते हैं। दोनों में काफी अच्छी मेल जोल बढ़ गई थी। जोयर आती है और बताती है कि बाहर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। कहती कौन सी अपॉर्चुनिटी, मुझे भी पता चलता है कि उसके घर के बगल का एक लड़का था जो उसके ऊपर दीवाना था। कहता है कि देखो मैं आ गया हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लेता। पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया है ना, अब मैं आ गया हूँ, मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चलो वो अपने कपड़े निकालने लगता है। कहती कपड़े क्यों निकाल रहे हो? कहता है मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ। कहती दूर रहो दूर रहो, मैंने कहा ना दूर रहो, मैं थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहती हूँ। कहता है किस तरह का वेट? कैंची लाती है, कहती है कि देखो अभी मैं एक एक अंग काटूंगी तुम्हारा, जिससे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करोगे। वो कैंची लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। कहता पागल हो क्या, दूर हट पागल, दूर हट पागल। उन दोनों को ऐसे ना आधे कपड़ों में प्रिंस जिंग देखते हैं। कहते हैं ये क्या कर रही हो और मेरी बेटी कहाँ पर है? प्रिंस जिंग को गलत फहमी हो जाती है कि ये दोनों यहाँ पर साथ में ना ऐसी हरकतें कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया है। जैसे ही प्रिंस जिंग को वो लड़का देखते कहता है अच्छा हुआ आप अच्छे टाइम पर आ गए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहते नहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम रुको। प्रिंस जिंग तुम यहाँ से जाओ। कहते हैं कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कहती है तुम्हारा अच्छा सा पार्ट कट करना है। कहते हैं प्लीज पार्ट मत कट करो ना। कहती नहीं उसी के भरोसे तो तुम उड़ रहे हो ना। कहता है मेरे साथ ऐसा मत करो ना, प्लीज ऐसा मत करो। कहती फिर जाओ भागो यहाँ से। प्रिंसेस आ जाती है रोते हुए। कहती क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कहते मुझे पैलेस नहीं जाना है, प्लीज मुझे पैलेस नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है।
इस पर लिन भी कहता है कि हाँ ये प्रिंस जिंग है जो प्रिंसेस से कह रहे हैं चलने के लिए। कहती है कि इसे मत ले जाओ, इसे यहीं पर रहने दो ना। प्रिंस जिंग कहते हैं मैं अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं रह सकता, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था। कहती कुछ नहीं, इसने कुछ टाइम पहले मुझे ड्रग दिया था और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का सोच रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। वही कमी ये पूरा करने आया था। कहता है कि अच्छा वही कमी पूरा करने आया था, मुझे तो कुछ और लग रहा है। कहती है कुछ और लग रहा है तो अपने दिमाग में घुसा कर रखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब तक उधर से उसका आदमी आता है प्रिंस जिंग का। कहता है कि ये लड़की एकदम अजीब है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लड़कियां ना हमेशा लॉयल लड़कों को पसंद करती है और हैंडसम लड़कों को पसंद करती हैं। कहते हैं कि आप ट्राई करना चाहेंगे। कहते क्या बकवास करो, मैं भला क्यों ट्राई करूंगा। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो प्रिंस जिंग आते हैं। कहते हैं क्या हुआ है। कहती है मैंने बहुत देर तक कोशिश की है लेकिन इसका बुखार उतर ही नहीं होता। तब तक लीन आ जाता है। कहता है मदर प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो ना, देखो ना उसको कितनी चोट लग गई। कहती है हाँ तुम चिंता मत करो, मैं बचा लूंगी, बस उसको थोड़ा सा बुखार उतर जाए। नेक्स्ट डे केयर करती, उसको योगा सिखाती, उसको जिंदगी में फिट रहने के सारी चीजें सिखाती ताकि आगे चलकर उसको जरा से भी दिक्कत ना हो। इसी वजह से प्रिंस जिंग बहुत ज्यादा खुश थे तो उन्होंने यून के लिए कपड़े भेजे थे। हर रोज मैजेस्टी को जो है मिंग फ्रेंड के हाथ का खाना खाने को मिलता था। इधर आज फिर से उसका भाई आता है, कहता है बात करने के लिए कि क्या तुम सच में प्रिंस जिंग से शादी करना चाहती हो। ब्रदर मैं आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। कहते हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं, तुम यहीं पर रह सकती हो। अभी वो फिर से पढ़ा रही होती है लेकिन उस प्रिंसेस बार बार जिद कर रही थी कि प्लीज आप मेरे फादर से शादी कर लीजिए। लिन कहता है नहीं बिल्कुल भी, तुम्हारे फादर से मेरी आंट शादी नहीं करेंगी, यहाँ से चली जाएंगी तो मेरी आंट मेरे पास रहेंगी ही नहीं। कहती है कि तुम मेरे साथ चलो ना, रहो वहाँ पर। तभी प्रिंस जिंग आ जाते हैं। कहते हैं देखो मेरी शादी तो तुम्हारे साथ फिक्स हो चुकी है, तो मेरी जो मर्जी होगी वो करूंगा। बहुत तेज गुस्सा कर रही होती है, ये आदमी यहाँ से हट ही नहीं रहा है। यून होती है ना, उसकी ग्रैंड मदर आ जाती है अपनी ग्रैंड डॉटर लेकर। कहते हैं तो उसके फादर कहते हैं कि माँ आ गई हैं, अब आप यहाँ पर अच्छे से रहिए। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि इसको रास्ते से हटा कर रहूंगी, इसकी माँ नहीं है तो मेरा बेटा बस इसी की देखभाल किया करता है। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि इसकी शादी ना किसी और से कर दो, मुझे लगता है इसकी शादी प्रिंस जिंग से नहीं होनी चाहिए बल्कि जो मेरी बेटी पीछे पोती है उससे शादी करवा दो, ये बहुत अच्छी बहुत टैलेंटेड भी है। कहती हाँ करवा दो, मुझे क्या प्रिंस जिंग मान जाए तो ना। ग्रैंड मदर नीचे बैठकर खूब तेज से चिल्लाने लगती, मेरी जिंदगी तो बेकार हो गई, ऐसे ग्रैंड चिल्ड्रन मिले हैं मुझे कि ये मेरी बात को ही नहीं मानते, बताओ मैं क्या करूं। ये तो ग्रैंड मदर ना खाने की बहुत बेइज्जती करती कि कितना गंदा खाना बनाती है, भला इसका क्या ही हो सकता है। अपने बेटे से कहती इसको यहाँ से निकाल दो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद गुस्सा करके चले जाते हैं कि इस तरह किसी को परेशान मत करो। ग्रैंड मदर इतना ज्यादा ही उनको परेशान कर रही थी तो ग्रैंड मदर के सामने कहा था कि देखो प्रिंस जिंग से मेरी शादी होने वाली है तो मैं प्रिंसेस बनने वाली हूँ, तो तुम मुझे इस तरह परेशान नहीं कर सकती हो। इस चीज का पता लगाने के लिए ग्रैंड मदर उस पर नजर रख रही थी। प्रिंस जिंग जैसे ही आते हैं तो यून जाकर प्रिंस जिंग का हाथ पकड़ लेती, कहती है कि आप आ गए माय लॉर्ड, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, पता है ना मैं तो आपकी याद में रोने लगी थी। प्रिंस जिंग भी मन में सोचते कि इसको क्या हुआ, ऐसे भी है क्यों कर रही है, लेकिन ग्रैंड मदर को देख लेते मन में सोचती ये अच्छा आइडिया है। उसकी कजन आती है, कहती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह परेशान क्यों कर रही हो। पता चलता है कि जो उसकी कजन सिस्टर है ना उसके भाई से शादी करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत देखते हुए यून ये भी नहीं चाहती थी कि उसके भाई से शादी हो। कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, गाँव में सही रहोगी। कहती है मैं गाँव नहीं जाना चाहती हूँ, मैं प्रिंस जिंग से शादी करना चाहती हूँ। प्रिंस जिंग सारी बातें सुनते और उससे दूर जाने के लिए कहते हैं। उसको अच्छी आदतें सिखाने के लिए एक लेडी को बुलाया गया था कि वो उसको अच्छी आदतें सिखाएगी कि महल में रहकर कैसे अच्छी आदतें सीखी जाती है। ग्रैंड मदर कहती है इसको कुछ नहीं आता है, नहीं आता, देखो मेरी ग्रैंड डॉटर को बहुत कुछ आता है। प्रिंस जिंग परेशान हो जाते हैं कि ग्रैंड डॉटर से शादी कराना चाहती है। अब वहाँ से प्रिंस जिंग चले जाते हैं। ग्रैंड मदर फिर से चिल्लाने लगती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी ही नहीं होना चाहती, अपना तो किसी लायक है भी नहीं और प्रिंस जिंग के चक्कर में मेरी पोती को भी नहीं फंसने दे रही। कहती है फादर प्लीज ग्रैंड मदर से कहो गाँव जाए। कहते हो इस पर लिन कहता है कि हाँ सच में ग्रैंड मदर को भेज देना चाहिए। इनको थोड़ा सा चक्कर आता है तो वो उसे पत्थरों के पीछे लेकर जाती है। मैं यहाँ पर जो है फ्रेश हो रहा हूँ तो तुम अंदर मत आना। कहती है ठीक है फ्रेश हो जाओ। बाहर खड़ी होती है। यहाँ पर ग्रैंड मदर ना यून को थप्पड़ मार देती है कि प्रिंस जिंग के साथ कोने में क्या कर रही थी। उससे पहले उसका भाई जाता है, कहता है कि ये बताओ प्रिंस जिंग हमारी आंट के बीच क्या हुआ। कहती कुछ नहीं हुआ, वो तो कह रही थी ना कि यही वो फ्रेश होने गए थे कि रात हो जाती तो उसके फादर भी लिन के पास जाते हैं कि ये बताओ तुम अपनी आंट से क्या बात कर रहे थे। कहते यही कि प्रिंस जिंग थे ना उनका पेट खराब हो गया था।
फ्रेश होने वाली जगह पर लेकर गई थी। कहते अच्छा अच्छा तो ये बात है। ग्रैंड मदर इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी और वहाँ पर नाटक कर रही थी। तो अभी ग्रैंड मदर को भगाने का यही तरीका, और ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लेती है और अपनी जानबूझकर थप्पड़ मरवा लेती है। नीचे गिर जाती है। उसके फादर आते हैं, कहते हैं इस तरह तुम मेरी ही बेटी को परेशान नहीं कर सकते। उसकी माँ बचपन में ही चली गई, इसी वजह से मैंने उसकी केयर की। जो उसके चोट का निशान लगा था वो भी झूठ था। ग्रैंड मदर गुस्सा कर रही थी कि इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं। ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा भी खराब हो जाती है। कहते हैं अब क्या किया जाए। अब वहां पर ग्रैंड मदर उठ नहीं पा रही होती है, तो कहती है ग्रैंड मदर आप इशारे में बताइएगा कि आप यहाँ पर रहना चाहती है, गाँव में जाना चाहती है। तो उसके फादर आते, कहते बताइए ना माँ, आप गाँव जाना चाहती? कहती हाँ हाँ गाँव जाना चाहती हूँ, इस पागल लड़की के चक्कर में यहाँ पर मर तो नहीं सकती हूँ। कहते ठीक है, अगर आप इतना ही कह रहे तो आपको गाँव भेज देता हूँ। वो गाँव चली जाती है ग्रैंड मदर और बढ़िया सा खाना बनाकर सब लोग एक साथ बैठते हैं। प्रिंस जिंग भी आज वहाँ पर इन्वाइटेड थे, वो भी खाते हैं। अब उसकी बेटी ने अपने फादर को खाना खिला रही होती है। वहाँ पर प्रिंस जिंग की हैंकी जो है यून को मिलती है। पता चलता है कि आज से 7 साल पहले जो है वो हैंक देखी हुई थी। जो प्रिंस जिंग की बेटी है असल में वो उसकी ही बेटी है। उन दोनों ने 7 साल पहले नाइट स्पेंड की थी, तो उसको जुड़वा बच्चे हुए थे। एक बच्चा वो वहीं पर छोड़ आई थी जिसे प्रिंस जिंग ने ले लिया था, और दूसरा बच्चा उसके भाई ने पाला था। प्रिंस जिंग को भी यहाँ पर शक हो जाता है कि ये तो फैमिलियर लग रही है इधर से देखने पर। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी पता चल गई थी। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।